बच्चों, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th में अभी पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड लॉजिक क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ लॉजिक क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स की है। जब हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कूलम्स लॉ। मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उससे रिलेटेड वर्कशीट आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये विच इज़ बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें चेक करना है कि एक कूलम चार्ज बड़ा होता है या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि आपका Q इक्वल्स टू 1 कूलम बिगर है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज पर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। अब आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन इज Q इक्वल्स टू NE। Q क्या है 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालना है, E की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को बताई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो मुझे क्या निकालना है N, तो N का वैल्यू कितना होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है ना, 10 की पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी 5 को 8 से डिवाइड करूँगी तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो हमारे पास एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दीज आर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन 1 कूलम चार्ज। अब आप देखो एक कूलम चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 10 की पावर 18, यानी आप 10 लिखेंगे और 18 बार 0 लिखेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज पर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हमारा 1 कूलम चार्ज बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसके कंपेयर में 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेयर में। सेकेंड, जब मैंने आप लोगों को चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी समझाई थी तब मैंने आपको बोला था कि अभी जो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट इज व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। देखो एक बार मैंने आप लोगों को जब वीडियो में पढ़ाया था तब भी मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर कोई भी मेरे पास चार्ज बॉडी है, कोई भी, इधर वो पॉजिटिव है इधर वो नेगेटिव है, अगर मैं इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर आती हूँ, ठीक है, अगर मैं चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी को लेकर आती हूँ तो मैंने कहा था इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक, मैंने आप लोगों को कहा था अगर चार्ज बॉडी के पास हम न्यूट्रल बॉडी को लेकर आएंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। क्लियर। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में लेकर आओ तो भी उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आप यहाँ से एक बात याद रखना, अट्रैक्शन किसी चार्ज को डिफाइन करने, आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि एक ए बॉल है एक बी बॉल है, दोनों के, एक ए बॉल को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो बी पर कौन सा चार्ज होगा, तो मैंने कहा अट्रैक्शन है, इसलिए अट्रैक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते ये बोलने के लिए कि बी वाली बॉल पर नेगेटिव चार्ज होगा। हो सकता है बी बॉल न्यूट्रल हो क्योंकि न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव के साथ भी उसका अट्रैक्शन होगा। हाँ, पर मैं कहूँ ए बॉल और बी बॉल दोनों में रिपल्शन हो रहा है और ए बॉल में पॉजिटिव है तो ये श्योरिटी है कि बी बॉल पर भी फिर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जब भी चार्ज के नेचर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप अट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग रिपल्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मेरा वही क्वेश्चन है, हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, आपका जो पॉजिटिवली ग्लास रॉड है वो कैसे न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम यूज़ करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। चलो आगे आपका डायग्राम देखो। अब क्या हुआ, हम लोगों ने ना यहाँ पर क्या लिया, एक ग्लास रॉड ली। ठीक है, और मैंने कहा ना अभी ग्लास रॉड कैसा है पॉजिटिव,
तो आप लोगों ने इस ग्लास रॉड को कौन सा चार्ज दिया हुआ है? पॉजिटिव। ठीक, ये हम लोगों का एक पेपर है, न्यूट्रल था पहले। कैसा था? न्यूट्रल। देखो ये कोई भी मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मे बी पीस ऑफ पेपर है, आप लोगों ने इस रॉड को क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा? इंडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? इंडक्शन प्रोसेस होगा। अब इंडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या करेगा? अपने नियरर सरफेस पर कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा? नेगेटिव। और इससे दूर, इस फेस से दूर दूसरे वाले पोर्शन पर ये कौन सा चार्ज जनरेट कर देगा? पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पर दिखाया। ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज दिया, अब इनके बीच में क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। ठीक है, इंडक्शन होने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होगा? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होगा? इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन। लेकिन आप लोग एक और बात देखो, पॉजिटिव के नियर है नेगेटिव और पॉजिटिव के बहुत दूर है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो हमारा फोर्स होता है वो डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स घटता है, तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स भी है, रिपल्शन फोर्स भी है, बट अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिपल्सिव फोर्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। इसलिए मेरी जो ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली है वो न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी। तो आई थिंक इससे आपको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट। रीज़न देखो, अगर मान लो अब मैं कहूँ कि ये ग्लास रॉड पॉजिटिव नहीं है, ये ग्लास रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। अब क्या होगा? अब भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, ओवरऑल नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पर क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए फिर से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। क्लियर हो गया ना? तो चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो या नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does Q1 plus Q2 equals to 0 signified in electrostatic? इसके लिए आपकी एक प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? एडिटिव। चलो डायग्राम से देखते हैं एक बार। ठीक, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता था कि अगर किसी बॉडी को मैंने इंडिविजुअली बहुत सारे चार्ज दिए हैं तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो इन सारे चार्ज के सम के बराबर होगा। यही था ना एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब, कि अगर मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम को चार्ज दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों से उससे टोटल चार्ज पूछती हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि जो नेट चार्ज है वो इंडिविजुअल चार्ज के सम के बराबर है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहा? Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा जो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगी तो Q माइनस Q कितना हो जाएगा? टोटल 0। क्लियर हुआ ना? तो ये हमें ये शो कर रहा है कि Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट उन दोनों का नेचर क्या है? ऑपोजिट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है, तभी उन दोनों का सम कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? एडिटिव नेचर शो कर रहा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है, जबकि आपने उसे 2 चार्ज दिए हुए हैं, मतलब वो दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सॉरी अपोजिट इन नेचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम? हम ये बोल रहे हैं कि क्या किसी बॉडी के पास 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता? अब फिर से मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्वांटिनाइजेशन। क्वांटिनाइजेशन में मैंने कहा था
कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोई बॉडी या तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकालेगी, ठीक है, या फिर वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेगी। हो सकता है 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, 10 निकाले, लेकिन एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को हाफ करके निकाल दें या 0.2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब चेक करते हैं बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन। एंड क्वांटाइजेशन क्या कहता है? Q इक्वल्स टू NE। मुझे क्वेश्चन में कितना चार्ज दिया गया है? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से मैंने इसे कट कर दिया, ये आ गया 0.8 अपॉन 1.6 इक्वल्स टू n। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2, तो n आपका कितना आ गया? 0.5 निकाला, n इक्वल्स टू 0.5। इसका क्या मतलब है? हाफ इलेक्ट्रॉन। पर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन को तो हम हाफ कर ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालो, आधा काट के उसी एटम को दे दिया, आधा हमने बाहर निकाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू 0.5 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन, और हाफ इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी ना ले सकती है ना दे सकती है, इसलिए किसी भी बॉडी पर 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो सबसे छोटा चार्ज है दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड रिपल अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। एक पॉजिटिव रॉड है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल कर रही है। क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिपल्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है? अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारा रिपल्शन होता है ना, वो 100% यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने में कि चार्ज का नेचर क्या होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही रिपल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव और न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होगा। तो मैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकती कि चार्ज का नेचर क्या होगा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि रिपल हो रहा है, तो मैंने कहा यस, ये 100% श्योरिटी है कि रिपल होने वाला ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट। एक पॉजिटिव रॉड है, अब वो अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, क्या आप कह सकते हो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है? तो अब हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अट्रैक्शन हो रहा है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसका आंसर नो, और वो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इफेक्ट इट्स मास एंड चार्ज। ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दें, कितनी ज़्यादा वेलोसिटी? अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को लाइट की स्पीड से ज़्यादा कर दें, तो हमारे पास मास का फॉर्मूला था m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। तो हमारी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तब क्या होगा? ये ज़रूर परफॉर्म होगा। वेलोसिटी कुछ होगी, आप इसे डिवाइड करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, और रेस्ट मास, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेस्ट मास है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में थी तब उस पर कितना मास था, तब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका m चेंज हो जाएगा। लेकिन अर्थ पर क्या होता है? अर्थ पर मैं बोल रही थी आप लोगों से कि स्पीड बहुत 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 कम होती है लाइट की स्पीड के, ठीक है। जो हम लोग डेली एक्टिविटीज़ देखते हैं उसमें हमारी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बहुत कम होती है। तब आप इसे क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। अगर आप इसे नेगलेक्ट करेंगे तो ये पोर्शन हट गया। कितना है? √1, √1 की वैल्यू 1 को m0 से डिवाइड करेंगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा? m0 के। तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें देखते हैं उसका मास चेंज नहीं होता, पर
पर अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं जिनका मास बहुत कम है, अगर हम उन्हें लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे देंगे तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का मास चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करती हूँ तो मास चेंज होता है पर चार्ज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। स्पीड चार्ज को इफेक्ट नहीं करती है, स्पीड मास को इफेक्ट करती है, और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप एक बार वो भी चेक कीजिएगा। और बाकी ये आप डिफरेंस यूज कर सकते हैं मास और चार्ज के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो हमारे पास है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर A and B ऑफ आइडेंटिकल साइज हैविंग चार्ज QA एंड QB। देखो हमसे कहा है 2 कॉपर की बॉल हैं, ये बॉल A है, ये B है, इसको हमने QA चार्ज दिया है, इसको हमने QB चार्ज दिया है, ठीक है ना। अब कहे थर्ड स्पेयर C ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट। अब कहा हुआ एक अनचार्ज बॉल थी, एज्यूम कर लो वो ये रही C, पहले आपने उसको A से टच किया। अब इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और हमने कहा था कि जब हम 2 बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो दोनों पर टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो QA चार्ज है इस पर, ठीक है ना, इस पर चार्ज नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है। तो A वाली पर बॉडी पर कितना चार्ज है QA, C न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज कितना हो गया 0। तो जब मैं इन दोनों को टच करूँगी तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज मेरे पास कितना आएगा QA। अब वो इन दोनों पर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीज़न मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम लोगों ने इसे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब इस वाली बॉडी पर कितना चार्ज रह गया QA/2। ये पहले न्यूट्रल थी पर जैसे मैंने इसे A से कनेक्ट किया तो अब इस पर भी कितना चार्ज आ गया QA/2। अब आगे पढ़ते हैं, एंड देन इन कॉन्टेक्ट विद सेकेंड। और अब इस वाली बॉल को हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, B वाली बॉल से कनेक्ट कर दिया। तो चलो अब इससे भी कनेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, अब फिर से पहले टोटल चार्ज निकालते हैं। जब मैं इसको कनेक्ट करूँगी तो अब टोटल चार्ज कितना होगा QA/2 प्लस B, दैट इज सॉरी QB। ये आपका हो गया टोटल चार्ज। अब यही चार्ज दोनों में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इस वाली बॉडी पर कितना चार्ज आएगा QA/2 प्लस QB/2, और अब इस वाली बॉडी पर भी इतना ही चार्ज जनरेट हो जाएगा QA/2 QB/2, ठीक है। अब एंड देन फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और अब आपने इन दोनों से इसे हटा दिया। व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन A एंड B। तो A पे चार्ज कितना आ गया QA/2 और B पे चार्ज कितना आ गया QA/2 प्लस QB/2। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम किन्हीं 2 बॉडी को टच कराते हैं तो उन दोनों को टच कराने से क्या होता है, टोटल चार्ज का हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, इस बॉडी पर 6 कूलम चार्ज है, इन दोनों को टच किया गया, ठीक। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 प्लस 6, टोटल चार्ज कितना हुआ 16 का हाफ हो जाएगा। तो इन दोनों को टच कराने पे इस पर भी 8 कूलम चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पर भी कितना क्रिएट हो जाएगा 8 कूलम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिगर शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चलिए पहले फिगर देखते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है, ये आपका सेकंड पार्टिकल है और ये आपका थर्ड पार्टिकल है, ठीक है ना। अब आप देखो मैंने आप लोगों को बोला था पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ये मेरी दूसरी प्लेट है, इस वाली प्लेट को हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज गिवन है। तो जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए उन पर कौन सा साइन होगा नेगेटिव। तो आपका फर्स्ट पार्टिकल और जो सेकंड पार्टिकल है उन दोनों का नेचर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जो हमारे पास थर्ड चार्ज है ना वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, वो हो गया नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टिकल आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो देखो फर्स्ट था हमें साइन बताना था,
तो आप लोगों ने इसका साइन बता दिया कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और जो थर्ड वाला है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब एक बार हम इसको चेक करते हैं। क्या आप लोगों ने 11वीं में ये पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? बिल्कुल सब लोगों ने पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या फोर्स अपॉन मास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 बना देती हूँ, करेक्ट है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है फोर्स अपॉन चार्ज के, क्लियर है ना। तो हमारा जो फोर्स है वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब इस फोर्स की वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, क्लियर है ना। तो अब हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा E इंटू क्यू अपॉन एम, ठीक है ना। ये कितना हो गया, E इंटू क्यू अपॉन एम, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर एक्सेलरेशन। अब मैं इस इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने अपने एक्सेलरेशन निकाल दिया, किस फॉर्म में निकाल दिया एक्सेलरेशन, मैंने चार्ज अपॉन मास की टर्म में निकाल दिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ना 11th में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। अभी मैं यहाँ पर आपकी वही इक्वेशन यूज़ करूँगी। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी H इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एज्यूम करो कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल थे वो रेस्ट से चले थे। अगर रेस्ट से चले थे तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, u आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो मेरे पास h अब कितना आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 में a कैलकुलेट किया था, अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 एज्यूम की थी। वहाँ पे हम लोगों ने कितना निकाला था एक्सेलरेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन मास इनटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तब आप लोग देखो कि जो मेरा चार्ज अपॉन मास है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हाइट के, आ रहे हैं ना। क्वेश्चन में यही तो पूछा है मेरे से, चार्ज टू मास रेशियो बताओ, ठीक है ना। और मैंने कहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। 2 आपका कांस्टेंट है, तो मेरा जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स चार्ज अपॉन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जिसने ज़्यादा हाइट ट्रेवल्ड की है उसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा होगा। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा जो हाइट में ट्रेवल्ड किया वो कौन से चार्ज ने की है, थर्ड, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉम्ब ड्रॉ थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉज 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। ठीक, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो हमारा कॉम्ब है वो क्या करता है, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स वो निकाल देता है, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय कॉम्ब, तो मुझे क्या करना है, आपके कॉम्ब पर टोटल चार्ज बताना है जब उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, 10 की पावर 22 को। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से हम क्या निकालते हैं, चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, ठीक है ना। चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 की पावर 22। ई पर चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 22 -19, ठीक है ना। अब 22 में से आप 19 को माइनस कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या, 3, दैट इज व्हाट, कूलम। फिजिक्स है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो यूनिट लिखना कंपलसरी, ठीक है ना। तो हमारे कॉम्ब पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलम। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ बाय यूजिंग डायग्राम। तो डायग्राम देखते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा कॉम्ब होता है ना, जब उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला नहीं, आपका जो कॉम्ब है जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, आपके कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
अब आपका कॉम्ब क्या हो गया है, चार्ज पार्टिकल हो गया है, ठीक है। कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपका जो कॉम्ब है वो हमारे हेयर्स को क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन देखो, इफ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोई एक बॉडी है वो क्या करती है, हर एक सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल देती है, ठीक है ना। इफ़ आ बॉडी गिव्स आउट, अगर कोई बॉडी गिव कर देती है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट आ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो कितना टाइम मुझे लगेगा उस बॉडी पर 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। समझ आ गया ना। तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में उस बॉडी पर कितना चार्ज आता है, ठीक। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है पर मुझे चार्ज नहीं पता। तो पहले 1 सेकेंड में उस बॉडी पर कितना चार्ज आता है मैं वो कैलकुलेट करती हूँ। तो आप लोगों ने ये देखा है क्वांटमाइजेशन, Q = N × E। एन मेरे पास कितना है 10 की पावर 9, E मेरे पास कितना हो गया 1.6 × 10 की पावर -19। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -10 कूलम। क्लियर है ना। तो 1 सेकेंड के अंदर एक बॉडी पर इतना चार्ज आ जाता है। तो अब देखो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर किसी भी बॉडी पर 1.6 × 10 की पावर -10 कूलम चार्ज आता है। तो 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितना टाइम होगा, दैट इज़ 1 × 1/1.6 × 10 की पावर -10 सेकेंड, ठीक है ना। ये यूनिटरी मेथड है ना कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज आता है, तो इतना चार्ज कितने में आएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये मेरे पास कितना आएगा 1/1.6 × 10 की पावर 10। मैं पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/8। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625 × 10 की पावर 10 सेकेंड। ओके, इतना टाइम मुझे लगेगा 1 कूलम लाने के लिए, पर ये 10 की पावर 10 सेकेंड है। तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूँगी, मिनट के बाद मैं इसे आवर्स में कन्वर्ट करूँगी, देन मैं डेज में कन्वर्ट करूँगी और फिर ईयर्स में। तो देखो मेरे पास ये जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.625 × 10 की पावर 10 सेकेंड। सेकेंड को मैंने क्या किया 60 से डिवाइड किया मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने इसे आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, देन उसके बाद मैंने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 191 समथिंग ईयर्स, जिसे मैं क्या बोल सकती हूँ, जिसे मैं बोल सकती हूँ अराउंड 200 ईयर्स। तो आप लोग अब आप इससे पता कर सकते हैं कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। मुझे जस्ट 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए नियरली 200 ईयर्स लगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा टाइम है 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए, जबकि एक बॉडी इतना बड़ा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेकेंड में निकाल रही है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, ठीक है बच्चों। हम लोगों के जितने भी कूलम से चार्ज से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे या जो भी लॉजिक था वो मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्रोवाइड हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।